Hello students, we will continue further with electrostatics. Okay. So till now we have covered lots of Gauss law. Gauss law almost खत्म हो चुका है. So इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Gauss law के बस थोड़े से applications देखेंगे. Okay. So let's say you have a cube. Okay. The side of the cube is A. क्यूब को हमने इस तरह से रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके. अब आपको ये फाइंड आउट करना है. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब. ओके. नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब. The cube. This is what you have to find out. See, अब electric field is along x-axis. Okay. तो if electric field is along x-axis, electric field lines जो है इस surface को cut करेंगे, and they will also cut this surface. Now you can also see that electric field is not constant. Sorry, you can see that electric field is not constant. It depends upon the x coordinate. Okay. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस, आगे वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस उसको कट नहीं करेंगे. तो 1, 2 आगे वाला सरफेस एंड पीछे वाला सरफेस, थ्रू दीज 4 सरफेसेस योर फ्लक्स विल बी 0. सो जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स बस इन्हीं 2 सरफेसेस से होगा. दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2. ओके. नाउ इस सरफेस के जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम है and that x coordinate is 2a. तो यहां पे फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस 1 इट इज इक्वल टू, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही सेम है, तो इट इज ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट डी एस. सो ई डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा. सो इन सारे पॉइंट्स पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? लेट्स से इट इज E1 इनटू इसका एरिया. दिस इज अ स्क्वायर, तो एरिया का एरिया ऑफ द स्क्वायर इज L स्क्वायर. ओके. इनटू कॉस थीटा. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है एंड आपका एरिया वेक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में. ओके. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्रीज. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर. So this is cos 180. तो पहले तो E1 फाइंड आउट कर दे. E1 बेसिकली इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E1 विल बी इक्वल टू के, इन सारे पॉइंट्स पे आपका x कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी इक्वल टू 2a ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो दिस इज 2a द होल क्यूब. सो दिस बिकम्स 8a क्यूब. ठीक है, फाइन. सो आपको E1 पता है दैट इज 8a क्यूब. द लेंथ ऑफ द क्यूब इज गिवन टू यू एज a. सो दिस इज a स्क्वायर इंटू कॉस 180 इज -1. सो दिस इज -8a रेज टू 5. ठीक है. नाउ फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 विल अगेन बी इक्वल टू E डॉट ds. So this is E2 into area of surface 2 into cos theta. Now ये जो फील्ड लाइन्स है, ये फील्ड लाइन्स ऐसी है ना, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर भी हमेशा बाहर की तरफ होता है, वॉल्यूम से बाहर निकलता है. सो बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन. सो आपका थीटा जो होगा वो 0 डिग्रीज होगा फॉर दिस सरफेस. So this becomes equal to E2. अब एक काम करें, E2 फाइंड आउट कर दे. E2 is equal to K into x क्यूब. ये सारे जो पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा. x कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा? दिस डिस्टेंस नाउ विल बी इक्वल टू 2a plus a, that is 3a. So I'll write, instead of x I'll write 3a the whole cube. So this is 27a cube k. यहां पे भी k आएगा, ये मैं भूल गया. k. So this becomes 27
a cube k. अच्छा, area of this will again be a square into cos theta is 1. So this becomes equal to 27 a raised to 5 into k. बाकी सारे सरफेसेस से आपका जो फ्लक्स होगा दैट इज 0. सो फ्लक्स थ्रू ऑल अदर सरफेसेस is 0. Okay. Now if flux through all other surfaces is 0, so आपका टोटल फ्लक्स क्या होगा? आपको सारे फ्लक्सेस को ऐड करना है. बाकी सारे सरफेसेस से तो फ्लक्स 0 है. सो दिस इज इक्वल टू -8 a raised to 5k plus 27 a raised to 5k. So 27 minus 8, 19 a raised to 5k. This is the total flux through the cube. Now you might ask कि सर जितने भी फील्ड लाइंस अंदर जा रहे हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो फ्लक्स 0 क्यों नहीं है? The reason is because number of field lines going in and number of field lines coming out is not same. The reason is because ki electric field is different at this point because your x coordinate is different, and electric field is different at these points because your x coordinate is different. So flux going in and flux coming out is not equal. इसलिए आपको net flux आ रहा है, ये positive आ रहा है, मतलब it is coming outwards. Okay. Now अगर जो नेट फ्लक्स आ रहा है इसका मतलब आई कैन से चार्ज इज एनक्लोज्ड इन दिस, राइट, एंड दैट टू पॉजिटिव चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब. क्योंकि अगर जो चार्ज नहीं होता तो आपका नेट फ्लक्स हमेशा 0 आना चाहिए ना थ्रू द क्लोज सरफेस, बट आपका नेट फ्लक्स 0 नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड दिस वॉल्यूम. ये क्यूब के अंदर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यू हैव अ हेमिस्फीयर. ओके, ये इस तरह से हेमिस्फीयर है. ओके, नाउ हेमिस्फीयर कि ये सेंटर पे हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है विच इज Q, एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना फ्लक्स जो है वो यहां से पास हो रहा है थ्रू कर्व्ड सरफेस. सो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस of hemisphere. Okay, now how will you find this out? आप ना इमेजिन करो कि ये हेमिस्फीयर को हम लोग पूरा कर देते हैं. अगर जो ये हेमिस्फीयर को आप पूरा स्फीयर में कन्वर्ट कर दो तो नाउ यू हैव अ क्लोज्ड सरफेस. ओके, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ये फ्लक्स ये हर जगह से पास होगा. So in this case, your total flux through the sphere, so the flux through the total sphere, complete sphere would be how much? It will be equal to charge enclosed divided by epsilon naught. Charge enclosed is Q divided by epsilon. Correct? But हम लोग ये कह सकते हैं ना कि because ये जो चार्ज है वो सेंटर में है तो आधा फ्लक्स ऊपर से जाएगा और आधा फ्लक्स नीचे से जाएगा. सो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, टोटल का हाफ, टोटल बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन. ओके, देयर इज अनदर वे यू कुड हैव डन द सेम क्वेश्चन. आप ये क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे. ये आपका हेमिस्फीयर है ना, आप यहां पे अब चार्ज अगर जो रखोगे ओके सेंटर पे, तो आई डोंट नो इफ यू कैन इमेजिन इट, बट आप इमेजिन करो कि यहां पे आपने बॉल रखा है सेंटर पे, तो आधा बॉल नीचे होगा और आधा बॉल हेमिस्फीयर के बाहर होगा ना. तो सिंस आधा ही बॉल हेमिस्फीयर के अंदर होगा
तो द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द हेमिस्फीयर, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड वुड बी हाउ मच, विल बी इक्वल टू Q/2। ओके, तो यहां पे आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि स्पीयर कंप्लीट है या नहीं है, आप सीधा ये बोल सकते हो कि हेमिस्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड इज Q/2, सो देयरफॉर थ्रू हेमिस्फीयर फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट ना यहां पे लगता है। लेट्स say if you have a cube, okay, मान लो ये इस तरह का क्यूब है। ओके, नाउ जब क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे जब आप ये चार्ज रखते हो ना, तो इस चार्ज का ओनली 1/8 पोर्शन इज इनसाइड द क्यूब। So if the total charge is Q, so the charge which is enclosed inside the cube would be Q/8। 1/8 ही इसके अंदर होता है। आपको इसके लिए इमेजिन करना होगा, इमेजिन करो कि इफ यू हैव अ क्यूब एंड इसके कॉर्नर पे अगर जो आप बॉल रख दोगे तो यू वुड रियलाइज कि इस क्यूब के अंदर बस 1/8 पोर्शन है उस बॉल का प्रेजेंट होगा। सो चार्ज वुड बी Q/8। तो फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉर्नर चार्ज will be equal to charge enclosed, that is Q/8 epsilon। even though total charge is Q, but ये इसके अंदर जो चार्ज होगा that will only be Q/8। ओके, सो कॉर्नर पे जो चार्ज होता है उसका हमेशा 1/8 पोर्शन इज ऑलवेज इनसाइड द क्यूब। इमेजिन करो कि ये जो फेस है, ऊपर वाला फेस है, इसके सेंटर पे आपने चार्ज रखा हुआ है। हाँ, इस केस में व्हाट कैन यू से, आधा चार्ज इसके बाहर होगा और आधा चार्ज अंदर होगा ना, तो ये ओनली इन दिस केस हाफ पोर्शन, ओनली हाफ पोर्शन इज इनसाइड द क्यूब। इसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर। सो नाउ आई कैन से flux due to face center charge is equal to, मान लो if this charge is Q, so flux due to face center charge is Q/2, क्योंकि आधा ही चार्ज इस क्यूब के अंदर है, so charge enclosed is Q/2 upon epsilon। ठीक है, फाइन। Now we will go on to the next part, जहां पे आपको ना आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने जब नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कंसिडर किया था या नॉन कंडक्टिंग स्पीयर कंसिडर किया था, तो हम लोगों ने कहा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ओके, बट हर बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है ऐसा जरूरी नहीं है। लेट्स से यू हैव दिस सिनारियो, ओके, यू हैव अ स्पीयर, इसके अंदर चार्ज है। ओके, इट इज कंप्लीटली चार्ज्ड। ओके, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है तो चार्ज बॉडी के अंदर भी होगा। दिस इज नॉन कंडक्टिंग। बस ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ऐसा आपको नहीं दिया गया है। इट इज नॉट सेड दैट इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। और व्हाट डू यू मीन बाय नॉट यूनिफॉर्मली चार्ज, इसको ना मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अच्छा, प्लीज रिमेंबर दिस, व्हेन आई से नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज गिवन टू यू दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स से, ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स फ्रॉम द सेंटर। सो मतलब बेसिकली
आप अगर जो ये पॉइंट कंसिडर करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वुड बी समथिंग एल्स, आप ये पॉइंट कंसिडर करोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वुड बी समथिंग एल्स. ओके, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चेंजेस. आपको ये भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर इज इक्वल टू k टाइम्स r स्क्वायर. ये आपको दिया हुआ है एंड इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है, रेडियली आउटवर्ड्स. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू अस. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि तो फिर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें पता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. So what we have to do is we have to find out exact relationship, volume charge density as a function of R. अब ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे. So let's say let at a distance R, let me draw a small spherical shell. Okay. ये स्फीयरिकल शेल है. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, ओके, एंड द थिकनेस इज dx. फाइन. ओके, सो ये आई ड्रॉ इट ओवर हियर. ये आपका अंदर वाला सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस है. ओके, नाउ फ्लक्स लाइंस जो है वो इस तरह से बाहर जाएंगी, दे विल बी रेडियली आउटवर्ड्स. Okay. Now if you consider these points which are present over here inner surface पे, तो इन सारे पॉइंट्स का यहाँ से डिस्टेंस सेम ही है ना, सबका डिस्टेंस x ही है. तो इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, तो इन सारे पॉइंट्स पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी वो सेम ही होगी. एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ r, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी. ओके, नाउ ये अंदर वाला सरफेस बस देखो, लेट्स से दिस इज योर इनसाइड सरफेस. ओके, नाउ ये इनसाइड सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, रेडियली आउटवर्ड्स. एंड एरिया वेक्टर जो होगा यहाँ पे, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा, रेडियली आउटवर्ड्स. करेक्ट. सो द फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग दिस इनर सरफेस, ये जो आपका इनर सरफेस है, यहां से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है? So flux through the inner surface is simply equal to, see, E dot ds into cos theta, but electric field and area vector same direction में, तो cos theta 1 ही होगा. So it is electric field into the area of this, that is 4 pi x square. ठीक है, sorry, it is 4 pi x square. Okay, area of this inner part. Now electric field, we know it is, electric field is a function of R, so it will be K into R is basically the distance from the center. आपका सेंटर से डिस्टेंस x है, so ये हो जाएगा K into x square 4 pi x square. So this becomes 4 pi k into x raised to 4. Okay, this is the flux that is going in. समझ में आया आपको? अच्छा, आइडिया दी ना मैंने, ये जो एरिया वेक्टर है, हमें ये देखना है ना इस रीजन से कितना फ्लक्स, इस रीजन को कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो आइडियली एरिया वेक्टर जो होगा इनर सरफेस के लिए वो इस तरफ होगा. आई मेड दिस मिस्टेक, सॉरी. एरिया वेक्टर हमेशा वॉल्यूम से, ये जो आपका अगर जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, तो एरिया वेक्टर हमेशा ये वॉल्यूम के बाहर निकलता है ना. ओके, ये वॉल्यूम के अंदर नहीं जाता कभी. सो इस केस में आपका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी माइनस. ओके, प्लीज कंसिडर. ओके, फ्लक्स ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फ्लक्स दैट इज गोइंग आउट ऑफ दिस आउटर सरफेस. आउटर सरफेस से ये फ्लक्स बाहर की तरफ ही निकल रहा है इस वॉल्यूम से.
ये बाहर ही जा रहा है. सो फ्लक्स थ्रू आउटर सरफेस ये कितना हो जाएगा? अच्छा, इट विल अगेन बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई. आउटर सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? ये अगर जो आपका आउटर सरफेस है तो ये जो रेडियस है दिस विल बी एक्स एंड दिस इज डी एक्स. एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स द होल स्क्वायर. Now your electric field also depends upon R, so it will be equal to K into R. कितना है ये डिस्टेंस? सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस x plus dx the whole square into 4 pi x plus dx the whole square. So this becomes equal to 4 pi K x plus dx raised to 4. ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां से ये बाहर वाले सरफेस से जो फील्ड लाइंस है वो इस वॉल्यूम के बाहर निकल रही है, तो दिस फ्लक्स विल बी पॉजिटिव. ओके, नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस मतलब इतना सेक्शन. ओके, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज आवर क्लोज सरफेस. सो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस वुड बी इक्वल टू दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स. सो दिस इज आउटर प्लस इनर. आउटर इज 4 पाई के एक्स प्लस डी एक्स रेज टू 4 minus 4 pi k x raised to 4. ओके, सो ना ये टोटल फ्लक्स हुआ आपका. इसको थोड़ा सा सॉल्व करता है, ये 4 pi k आ जाएगा. ओके, x plus dx raised to 4. So I can write this as, if I take x common, plus dx raised to 4 minus x raised to 4. So I can write this as, this is 4 pi k. Okay, if I take x common, I can write this as x raised to 4 1 plus dx upon x raised to 4. राइट? आप इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, मतलब यू विल गेट दिस. मैंने बस x बाहर निकाला. ओके, now because dx is very small as compared to x, much smaller than x, ये जो नंबर है this is very small as compared to 1. now when this is very small as compared to 1, what we can do is, ये जो 4 है मैं ये 4 यहाँ पे लेके आ सकता हूँ ना, I can bring it over here. so now what I'll get is total flux is equal to 4 pi k इंटू एक्स रेज टू 4. दोनों इसमें कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस 4 डी एक्स बाय एक्स माइनस 1. ओके, ये 1 and 1 will get cancelled. So what you will get is 4 4s are 16 pi k x raised to x cube into dx. This is what you will get. Okay. नाउ गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. तो चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड आउट करते हैं. चार्ज एनक्लोज्ड इट इज ऑलवेज इक्वल टू, सी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है डिपेंड्स अपॉन द सेंटर, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. बट ये आपका जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है ना, तो आप ये मान के सर चल सकते ना कि इस छोटे से ये जो रिंग आपको या शेल दिखाई दे रहा है, शेल के इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो यहां से लगभग सेम ही होगा. सो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा तो इन सारे पॉइंट्स पे जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो सेम ही होगी. तो आई कैन जस्ट राइट चार्ज एनक्लोज्ड एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पार्ट. ये छोटे से पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इट विल बी 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन दोनों को इक्वेट करते हैं.
So charge enclosed upon epsilon, this is equal to total flux. Rho 4 pi x square dx upon epsilon 16 pi k x cube dx. Okay. Now if you solve this, आपको क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, पाई और पाई कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा हो जाएगा, dx एंड dx कट हो जाएगा, x स्क्वायर ये कट हो जाएगा. सो इवेंचुअली व्हाट वी विल गेट इज रो इज इक्वल टू 4 k x epsilon. Okay, so what we have done is using the इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने गॉस लॉ का कंसेप्ट यूज किया एंड गॉस लॉ का कंसेप्ट यूज करके वी हैव फाउंड आउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही थी. ओके, विद डिस्टेंस इट वाज वेरिंग, तो हमें ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप चाहिए थी. सो नाउ वी हैव दिस एग्जैक्ट रिलेशनशिप. सो योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 4 k epsilon, x के जगह पे लेट मी राइट इट एज r. ठीक है, फाइन. सो दिस कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू गॉस लॉ. ओके, आई विल सेंड यू फ्यू असाइनमेंट्स. मैं कुछ सॉलिड एग्जांपल्स आपको भेजूंगा, जस्ट गो थ्रू देम. एंड ये गॉस लॉ का सेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेक्शन जो है वो यहाँ पे खत्म होता है. From next lecture onwards, once you are comfortable with this, we will start off with electric potential. ठीक है? Okay. Bye. Have a good day.